Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be solving the 2022 JEE main questions which are asked in June shift. और ये 24 जून शिफ्ट 1 के क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के, और मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस डाल दूंगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं, जो भी जेई मेन ने रिलीज किए हैं अपनी ऑफिशियल क्वेश्चंस और ऑफिशियल आंसर की, जो अभी एक दो दिन पहले ही रिलीज हुआ है। तो ये वो वाले क्वेश्चन हैं, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो इनकी एक्यूरेसी, क्वेश्चन की एक्यूरेसी बहुत हाई होगी। जो एक्चुअल जो पूछे गए थे जो क्वेश्चन पेपर में, वही क्वेश्चन हैं ये सारे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि कुछ बच्चों की क्वेरी होती है कि सर हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए। तो मार्क्स इसलिए इंप्रूव नहीं होते क्योंकि आपका जो मोड ऑफ प्रैक्टिस है वो गलत होगा। पहली बात, क्योंकि उन बच्चों के मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाते जो बच्चे एक्चुअली में तो इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, खुद सॉल्व करने की बजाय वो सॉल्यूशंस देख लेते हैं वीडियो पे। जैसे मैंने वीडियो बनाया, ये क्वेश्चन सॉल्व किया और इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा आपको मैं। आप क्या करोगे कि अगर आप उस टाइप के स्टूडेंट हो कि अगर आप क्वेश्चन देखते हो फिर उसके बाद सॉल्यूशन खुद सॉल्व किए बिना आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो, तो वो प्रैक्टिस बहुत गलत है आप लोगों के लिए। क्योंकि वो प्रैक्टिस से क्या होता है कि आप खुद सॉल्व करना नहीं सीखते हो। तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने क्वेश्चन देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया तो आपको आ गया, लेकिन ये जब पेपर एक्चुअल आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, सो कि आपके अंदर से आइडिया ही नहीं आएगा, क्योंकि मेमोरी पे नहीं चलता ये चीजें। है ना, ये चीजें चलती हैं कि आप कितना एफिशिएंट हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और प्रॉब्लम सॉल्विंग तब अच्छी होती है जब आपके अंदर से जनरेट आइडियाज जनरेट होते हैं। जितने कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर देख के आपको आइडिया है कि ये वाला मेथड लगाना है, मेथड ही नहीं, आप मेथड, आपके दिमाग में मेथड ही नहीं आएंगे। है ना। तो दूसरी चीज ये होती है कि दूसरा एक और क्वेश्चन बच्चों के सामने ये आता है कि जब मतलब उन्होंने बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स दिए, मतलब करीब 25-30 क्वेश्चन पेपर दे दिए, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए, जो मार्क्स थे उनके वही मार्क्स रह रहे हैं। ये बहुत सारे बच्चों की वो होती है, मतलब बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट होती है कि वो कहते हैं कि सर हम लोगों ने बहुत सारे मॉक दिए थे ऐसे, और सब हमें टीचर्स ने कहा है कि जितने मॉक टेस्ट पेपर दोगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, इतने मार्क्स इंप्रूव होते हैं। डेफिनेटली मॉक टेस्ट पेपर देने से मार्क्स इंप्रूव होते हैं, लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर दे देना और उसको दे के छोड़ देने से कुछ नहीं होता। आपको एक्चुअली में, अगर आप 30 मॉक टेस्ट पेपर्स दोगे तब भी आप में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, और अगर आप 5 मॉक टेस्ट पेपर्स दोगे तो भी आप में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट पेपर्स देते हो तो पेपर के जस्ट बाद आप पेपर को छोड़ मत दो, जो कि मेजोरिटी बच्चे करते हैं। आपको क्या करना है, पेपर देने के बाद आपको उसमें एनालाइज करना है कि पेपर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनालिसिस। मतलब आपको एनालिस एनालाइज करना है कि आपने जो सपोज 75 क्वेश्चन थे उसमें आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो बचे हुए जो 35 क्वेश्चन हैं वो आपने क्यों नहीं कर पाए। है ना। 35 क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पाया, उसके कई रीजन होते हैं। पहला रीजन कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ो। और अगर आपको कॉन्सेप्ट आता था फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो इसका मतलब कि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड लो, और गुड गुड क्वेश्चंस, और 30-40 क्वेश्चंस लो और फिर उनको सॉल्व कर दो। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिस आएगी, तो फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो जब ऐसे करके आप इम्प्रूव करोगे। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अगर आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में कम फील करते हो तो उसके रिएक्शंस याद करो। इनऑर्गेनिक में स्पेशली मैकेनिज्म मेमोराइज करो, मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं वो समझो, और आउटपुट क्या होता है, रिएक्शंस क्या होते हैं वो मेमोराइज करो। है ना। इनऑर्गेनिक में पूरा फैक्ट्स मेमोराइज करो, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, तब आपकी इनऑर्गेनिक स्ट्रांग होगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक फैक्ट बेस्ड होती है। तो मतलब जो जो आपकी जो वीक एरियाज, कहने का मतलब ये है कि जो आपके पेपर होते हैं उन पेपर से आप अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो। और वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके उनको स्ट्रांग जब करोगे आप, तो उनको स्ट्रांग करने के बाद जब आप नेक्स्ट पेपर दोगे तब आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। नहीं तो अगर आपने जिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन में पहला टेस्ट दिया था और फिर उसके बाद आपने वही लेवल ऑफ प्रिपरेशन में सेकंड पेपर देंगे, तो आपके मार्क्स इंप्रूव थोड़ी ना होंगे। वो तो फिर पेपर की टफनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका पेपर टफ है तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, पेपर इजी है तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। इजी पेपर में थोड़े से मार्क्स बढ़ गए तो आप खुश हो जाओगे, टफ पेपर में थोड़े से मार्क्स कम हो गए तो आप परेशान हो जाओगे। पर आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन वही रहेगी, आप में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट पेपर देने के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसमें कितना एनालिसिस कर रहे हो।
क्योंकि वो एनालिसिस ही आपको आपके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, और वो वीक एरियाज जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। ठीक है, तो ये है। अब होप करता हूँ मैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, और इस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है। मॉक टेस्ट पेपर्स दीजिए, उतने दीजिए जितने आपकी कैपेबिलिटी में है। क्योंकि कैपेबिलिटी से मतलब ऐसा नहीं कि आपने 7 दिन में 7 मॉक टेस्ट पेपर दे दिए और एनालिसिस का टाइम नहीं है, इंप्रूवमेंट का टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट है वो। फिर वीकली 2 मॉक टेस्ट दो, 2 से 3 मॉक टेस्ट दो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, और हर एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, और जहां लैग कर रहे हो उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉक पेपर दो। तब आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। सभी बच्चों का ऐसे ही इंप्रूव होता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेरी। अब हम पेपर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये पेपर आप देख लेना कि कैसे इसके सॉल्यूशन है, और इस पेपर जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो उससे पहले भी यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को देखो, खुद वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो, और अगर सॉल्व हो जाता है तो उसका आंसर चेक करो फिर अनपॉज करके, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन चेक कर लो। ये आपका वे ऑफ सॉल्विंग होना चाहिए। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग, अगर आपको जेई में रैंक लेके आनी है तो अच्छी। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन इज लेट ए इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू जी सी such that z minus 1 plus I modulus is lying between 1 and 2, and b is a set such that z minus 1 minus I is equal to 1, then b is what? अब हमें ये ऑलरेडी पता है कि इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं क्या सॉल्व होगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली में हमें पता है कि मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू आर एक सर्किल की इक्वेशन होती है। तो ये z माइनस 1 प्लस आई जो आपको दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू 2, ये लेस देन और इक्वल टू 1, ये क्या है? ये एक ऐसा रीजन है जिसका जो सेंटर है, ये एक ऐसा सर्किल का रीजन है जिसका देखा जाए तो इसका जो सेंटर है वो है 1, I पर। ठीक है, मतलब 1, 1 पर अगर मैं कोऑर्डिनेट फ्रेम में डालूं इसको तो ये 1, 1 पर होगा, और ये रेडियस 2 से लेके रेडियस 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। मतलब मैं अगर एक सर्किल बनाता हूँ ऐसा वाला, तो ये 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा होगा। 1, 1 इसका सेंटर है, और ये वाला जो रीजन है ये 2 है, और ये वाला जो रीजन है ये 1 है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं कि ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी पे। दूसरी वाली इनइक्वालिटी में क्या है? मॉड ऑफ z बिलोंग्स टू a सच दैट z माइनस 1 माइनस आई इज इक्वल टू 1। पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं। ये जो सर्किल है 1, -1 पर है, यानी कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये 1, -1 था, 1, 1 था। अब जो सेंटर है यहाँ पर है इसका 1, -1 पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक सर्किल जब ड्रॉ करेंगे तो 1, -1 पर है, तो ये जो सर्किल होगा ना अपना, ये सर्किल ये यहाँ होगा, ऐसे होगा ये सर्किल, जिसका रेडियस अगर आप देखेंगे तो इसका रेडियस भी 1 होगा। जो रेडियस है ये रेडियस 1 यूनिट होगा। क्लियर। अब इसने क्या बोला है कि B इज ए सेट, बी सेट के बारे में पूछा है। B इज ए सेट सच दैट ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ Z विच आर इन A, जो कि इसमें दोनों में लाई करते हैं। मतलब कि एक तो इस रीजन में लाई कर रहा है, ये जो रीजन है आपका ये वाला रीजन, ठीक है, 2 से लेके 1 तक का रीजन, और दूसरा जो इस सर्किल में लाई कर रहा है नीचे वाले सर्किल में। तो हमारा जो ये वाला रीजन है अगर आप देखेंगे तो ये वाला रीजन है ये वाला। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो कितने सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके जो पॉइंट्स बनेंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बन सकते हैं। तो बी जो वैल्यू ऑफ जेड, मतलब जो सेट बी होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। बहुत सारे सेट्स बन सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं जेड के, जो कि इस रीजन में लाई कर रहे होंगे, जो ब्लू वाले रीजन में। क्लियर, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमाइंडर व्हेन 3 power 2022
is divided by 5. ओके, अब 3 पावर 2022 को पहले देखते हैं। 3 पावर 2022 कैन बी रिटर्न एज 2, इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज 3 स्क्वायर पावर 1011। सबसे पहले ही मैं देख लेता हूँ कि एक्चुअली में 1011 जो है एक ऑड नंबर है। ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया, ये एक ऑड नंबर है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 9 पावर 1011, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 10 माइनस 1 होल पावर 1011। क्लियर। अब इसको, ये हमें पता है कि 10 माइनस 1 होल पावर 1011 की एक्सपेंशन हो सकती है। कैसे? बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर हम करें इसकी एक्सपेंशन तो 1011 C0 इंटू 10 पावर 1011 माइनस 0 इंटू माइनस 1 होल पावर 0 प्लस 1011 C1 10 पावर 1011 माइनस 1 इज 1010 इंटू माइनस 1 होल पावर 1 प्लस 1011 C2 इंटू 10 पावर 1009 because 1011 minus 2 is 1009 इंटू माइनस 1 होल पावर 2। अभी ये आप एक्सपेंड करेंगे ना, तो ये एक्सपेंड करेंगे आपका जाएगा कहाँ तक जाएगा, 1011 C 1010 तक ले लिया मैंने। दिस इज 10 पावर 1 हो जाएगा यहाँ पर इंटू माइनस 1 होल पावर 1010 प्लस 1011 C 1011 10 पावर 0 इंटू माइनस 1 होल पावर 1011। 1011 मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको ये ऑड है। 10 पावर 0 1 होगा, ये वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये एक्चुअली में क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ से आप देखेंगे तो इस पूरे टर्म में ना, जो जहां से मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ रेड वाला ब्रैकेट, इस पूरे टर्म से आप 10 कॉमन ले सकते हैं। लास्ट टर्म में से 10 नहीं ले सकते क्योंकि 10 पावर 0 इज 1। तो इसको मैं, आप चाहें तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 इंटू सम लेमडा कॉन्स्टेंट प्लस 1011 C 1011 इज 1 इंटू 1 इंटू माइनस 1 1011 मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये ऑड नंबर है, तो ये माइनस 1 पावर ऑड नंबर माइनस 1 होगा, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज 10 लैम्डा माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 5 से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 10 लैम्डा माइनस 5 प्लस 5 कर देता हूँ, माइनस 1 माइनस 5 प्लस 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, दिस विल बिकम 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 4। तो ये तो डिविजिबल है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 5 से तो ये तो डिविजिबल है, दिस विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस, पर 4 एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये 4 है ना, 4 रिमाइंडर बच जाएगा इसका, तो यहाँ पर 4/5 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर है दैट इज 4। रिमाइंडर जब 3 पावर 2022 इज डिवाइडेड बाई 5, इसका रिमाइंडर 4 है। क्लियर। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Next question is the surface area of a balloon of spherical shape being inflated increases at a constant rate. If initially the radius, मतलब the rate of increasing of the area, surface area constant दिया हुआ है, यानी कि इन्होंने हमें दिया क्या हुआ है, dA/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसको आप ले सकते हो सम के, ले लिया। ओके, if initially the radius of the balloon is 3 unit and after 5 seconds it becomes 7 unit, then its radius after 9 seconds क्या है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बैलून, तो सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4πr²। अब आप इसका dA/dt जब करेंगे तो dA/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8πr/dr/dt। अब ये dA/dt आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि दिस इज ए कांस्टेंट, तो dA/dt इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 8πr/dr/dt लिख देते हैं अपन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये k/8π
टी टी इज इक्वल टू आर डी आर। क्लियर। अब यहाँ पर हमें कंडीशन दी हुई है, इफ इनिशियली द रेडियस ऑफ द बैलून इज 3 यूनिट, मतलब कि जब टाइम टी इक्वल टू 0 पर इसका रेडियस कितना था, 3 यूनिट था। और आफ्टर 5 सेकेंड इट बिकम 7 यूनिट। आफ्टर 5 सेकेंड इसका जो रेडियस हो गया वो 7 यूनिट्स हो गया, यानी कि जब 5 t = 5 है तो रेडियस 7 है। यहाँ से हम k निकाल सकते हैं, तो k/8 पाई इंटू 5 - 0 इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास 7² - 3² अपॉन 2। तो दिस इज इक्वल टू k/8 बाई इंटू 5 इज इक्वल टू 49 - 9 विच इज 40/2। तो k की वैल्यू हो गई आपकी 20 इंटू 8 पाई/5। तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई अपन के पास 32 पाई। ओके, k की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, हम हमसे क्या पूछा गया है, देन इट्स रेडियस आफ्टर 9 सेकेंड पूछ रहा है, तो हम इस इक्वेशन को ना फिर एक बार और यूज करेंगे। इस वाली इक्वेशन को हम एक बार और यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, k/8 पाई 0 से लेकर 9 सेकेंड तक ले जाते हैं, 9 सेकेंड डी टी इज इक्वल टू आर। 0 सेकेंड पर इसकी रेडियस कितनी थी, 3 यूनिट थी, और आर मतलब 9 सेकेंड पे हमसे रेडियस पूछी गई है, तो दिस इज आर डी आर। के की वैल्यू हम ऑलरेडी 32 पाई निकाल चुके हैं, तो 32 पाई/8 पाई हो गया, इसको बाद में टैकल करेंगे, इंटू 9 हो गया। दिस इज इक्वल टू r² - 3² अपॉन 2। ठीक है, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 36 इंटू 2 प्लस 9 इज इक्वल टू r², यानी कि 72 प्लस 9 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 81, यानी कि r² इज इक्वल टू 81। और तो फिर आपके पास r की वैल्यू हो गई 9, तो प्लस और माइनस 9 होना चाहिए, 9 है, प्लस ले रहे हैं हम, इसलिए r की वैल्यू 9 हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज योर ए आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का एक्चुअली में क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बैग ए कंटेन 2 white, 1 red and 2 white, 1 black and 3 red balls. Bag B contains 3 black, 2 red and n white balls. One bag is chosen at random and 2 balls are drawn from it at random, are found to be 1 red and 1 black. If the probability that both balls come from bag A is 6/11। अच्छा, मतलब आपने एक रेड और एक ब्लैक बॉल ड्रॉ किया है, probability that the both balls drawn from bag are from A, मतलब probability of drawing balls provided they are drawn from bag A, यानी कि तीनों यहाँ पर आपको रिवर्स probability यूज करनी है, यानी कि बेस थ्योरम आपको यूज करना है यहाँ पर। तो बेस थ्योरम के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, probability of drawing balls मतलब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछ, आपका फंक्शन क्या है यहाँ पर, आपको करना ये है, आपको एक रेड बॉल और एक ब्लैक बॉल, 1 रेड और 1 ब्लैक आपको ड्रॉ करना है। अब ये आप क्या कर सकते हैं, ये बैग 1 से भी कर सकते हैं और एक बैग 2 से भी कर सकते हैं। ये B1 है, ये B2 है। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि दो ही बैग हैं आपके पास। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए बैग B2 इज इक्वल टू हाफ है। हम्म? अब यहाँ पर तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
probability of drawing one red one black upon provided it is drawn from bag B1 bag A, यानी कि आपको निकालना है probability of B1 by 1 red plus 1 black. This will be equal to your probability of B1 into probability of drawing 1 red plus 1 black upon B1 by probability of B1 into probability of 1 red plus 1 black by B1 plus probability of B2 into 1 red plus 1 black by B2. ठीक है, ये बेस थ्योरम का स्टेटमेंट है. अब यहाँ पर ये B1 निकाल चुके हैं हम. अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकालना पड़ेगा आपको. तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख देता हूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रेड प्लस 1 ब्लैक फ्रॉम बैग B1 विल बी इक्वल टू व्हाट. अगर आपने पहले बैग से ड्रॉ करी तो इसमें 1 ब्लैक एंड 1 रेड, तो 1 ब्लैक तो एक ही वे में ड्रॉ हो सकती है और 1 रेड, 3 रेड बॉल्स हैं तो 3 C1 वे में ड्रॉ हो सकती हैं. और टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी बॉल्स है, 3 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 6C2. तो ये हो गया आपका ये, यानी कि 3C1 अपॉन 6C2. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रेड प्लस 1 ब्लैक फ्रॉम बैग B2 विल बी इक्वल टू 2C1 इंटू 3C1 बाई, और n वाइट है यहाँ पे तो 5 प्लस n C2. ये आपका ये वाला प्रोबेबिलिटी. बस आप तो आपको वैल्यूज डालनी है. तो यहाँ पर अच्छा कुछ चीज़ें और कैलकुलेट कर लेते हैं. 6C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे कि आसानी हो जाए. 6C2 की वैल्यू होती है 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 इंटू 6 अपॉन इंटू 2. तो ये 15 हो जाएगा. 6C2 की वैल्यू 15 हो जाएगी. बाकी सबकी तो वैल्यू इजी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 3 अपॉन 15 बाई 1/2 into 3 upon 15 plus probability of bag B2 is 1/2 into 2 into 3 is 6 upon 5 plus n C2. अब यहाँ पर मैं आपको 5 plus n C2 भी निकाल देता हूँ एक बार. 5 plus n C2 is what, 5 plus n factorial upon 2 factorial into 5 plus n minus 2 which is 3 plus n factorial which is equal to 5 plus n into 4 plus n. 3 plus n फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा मतलब कैंसिल हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा ये. तो यहाँ पर 5 प्लस एन C2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 प्लस एन इंटू 4 प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई 2. तो 2 आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, या मत करो, मत ही करो तो ज़्यादा बेहतर है भाई. फिर यहाँ 2 यहाँ तीनों से कैंसिल कर देंगे. अब हमें ये जो वैल्यू है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बाई 1R प्लस 1B, ये जो हमें दिया हुआ है ये 6/11 दिया हुआ है. अब यहाँ से कहानी होती है कैलकुलेशन की स्टार्ट, है ना. तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज 6/11 इज इक्वल टू 3/15 बाई 3/15. 3/15 को और सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हो. तो 1/5 बाई 1/5 प्लस 12/5 प्लस n इंटू 4 प्लस n. ओके, so this is equal to what, 6/55 plus 6 into 12/11. या इसको मैं ऐसे कर देता हूँ,
1/5 प्लस 12/5 प्लस n इंटू 4 प्लस n इज इक्वल टू 11/30। तो 12/5 प्लस n इंटू 4 प्लस n इज इक्वल टू 11 माइनस 6/30 विच इज 5/30 यानी कि 1/6। तो दिस इज इक्वल टू 72 इज इक्वल टू 520 प्लस 9n प्लस n स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 52 इज इक्वल टू 0। हाँ, इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 13n माइनस 4n माइनस 52। तो ये हो गया आपका n इंटू एन प्लस 13 माइनस 4 इंटू एन प्लस 13। तो n की वैल्यू या तो आपके पास 4 है या फिर 13 है, माइनस वैल्यू हो नहीं सकती। तो आपका जो आंसर है वो n इज इक्वल टू 4 आएगा। तो n इज इक्वल टू 4 इज योर कंप्लीट आंसर। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि मैंने आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिखाया है इसको, लेकिन आपको क्या करना है, ये करने के बाद ना जैसे यहाँ पर n आता है, जैसे यहाँ पर n आया, आपको बस यहाँ पर ना ये सब चारों वैल्यू में से इस स्टेप पर, इस पर्टिकुलर स्टेप पर n की वैल्यू जो भी दी हुई है उसको सब्स्टिट्यूट करके देख लो, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो सेटिस्फाई हो रही है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये फालतू की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए तो ऐसे आपको कर लेना चाहिए जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए। कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली आपको आना ही चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Next question is, let x square plus y square plus ax plus by plus c equal to 0 be a circle passing through the point 0,6 and touching the parabola at 2,4. Parabola y square is equal to x square at 2,4 and a plus c is equal to what? ये है, सॉरी, अब हम यहाँ का क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर सर्किल। तो यहाँ पर एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। पैराबोला तो मुझे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अब कंडीशन यहाँ पर हमें क्या दी हुई है, ये आपका सर्किल है, ये 0,6 से पास कर रहा है, और ये वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका पैराबोला है, ये 2,4 पे आपको टच कर रहा है। देन ए प्लस सी की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर जब मैं देख पा रहा हूँ ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले तो मुझे सबसे पहले चीज़ें क्या दिख रही है, सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, पॉइंट वेरीफाई हो रहे हैं, यानी कि सर्किल में, इस सर्किल पर 0,6 लाई करता है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी कि 36 प्लस 6b प्लस सी इक्वल टू 0, एक हमारी इक्वेशन हो जाएगी, यानी कि 6b प्लस सी इक्वल टू -36। तो आपकी एक इक्वेशन बन गई। दूसरा 2,4 जो है ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि 4 प्लस 16 प्लस 2a प्लस 4b प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन बन रही है आपकी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2a प्लस 4b प्लस सी इज इक्वल टू -20 आ जाएगा, विच इज योर सेकेंड इक्वेशन, है ना। एक और इक्वेशन में क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर क्योंकि पैराबोला इंक्लूड नहीं हुआ है, पैराबोला का जो टेंजेंट है 2,4 वो सेम सर्किल का भी टेंजेंट होगा, यानी कि अगर मैं देखूं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ एट 2,4, तो वो क्या होगी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे दिस इज इक्वल टू 2x की वैल्यू 2x हो जाएगी, यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट m हो गया। अब मैं इसके लिए निकालता हूँ, उस पर निकालता हूँ सर्किल से, सर्किल का टेंजेंट 2,4 पे, तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस a प्लस b dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी आपकी वो क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस 2x अपॉन b प्लस 2y। अब इसकी वैल्यू अगर आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर आप
2,4 पे निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस ऑफ a+4 बाई b+8, है ना, जिसकी वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, इससे क्या होगा, एक लाइन बना देता हूँ मैं। तो यानी कि आपके पास आएगा माइनस ऑफ a+4 इज इक्वल टू 4b+32, यानी कि a+4b प्लस माइनस लिख देता हूँ इसको, इक्वल टू -36। 32 में उधर ले आया, -36 हो गया। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इन तीन इक्वेशंस को ना देखो ध्यान से, क्योंकि आपको a+c की वैल्यू चाहिए। इन तीन इक्वेशन को देखो कि आप किस दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे जिससे कि आपके पास a+c की वैल्यू आ जाए। अब मैं यहाँ पर 2 और 3 इक्वेशन को देख रहा हूँ। अगर मैं 2 और 3 इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ आपस में ना, यानी कि अगर मैंने 2 - 3 किया, 2 - c, अगर मैंने 2 - 3 किया तो मेरे पास क्या आएगा, a+c इज इक्वल टू -20 + 36 आ जाएगा, यानी कि a+c इज इक्वल टू 16 आ गया। यही मेरा आंसर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे करके ये सॉल्व हो चुका है, a+c की वैल्यू आ गई है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है ना, इजी था। थोड़ा लंबा है लेकिन रिलैक्स माइंड से अगर आप देखेंगे ना, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ रिलैक्स होके देखोगे, तब आप इसको सॉल्व कर लोगे फटाफट, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज कर यहीं पर अगर आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होते तो आप क्या करते, तीनों इक्वेशन है भाई साहब, तीनों इक्वेशन में ए बी और सी को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, सॉल्व करके निकालूंगा तब तो मेरा ए आएगा, फिर मेरा सी आएगा, और फिर सम करूंगा और फिर उसके बाद आंसर आएगा। ऐसे भी हो सकता है। मतलब मैंने 2 और 3 को सॉल्व किया, अगर आप चाहते तो 1 और 2 को सॉल्व करके ए और बी में इक्वेशन लाते और फिर उसके बाद उसको सी से सॉल्व 3 से सॉल्व करते, फिर इंडिविजुअल ए और बी की वैल्यू निकालते और सी की वैल्यू निकालते और फिर उसके बाद ए और सी को ऐड करते, तब भी आपका 16 आंसर आता। लेकिन वो आपका मतलब नाइट मेयर बन जाता है आपके लिए, एक लंबा क्वेश्चन जिससे वो आप बीच में ही छोड़ के भाग जाते, दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, है ना। तो रिलैक्स ब्रेन, यहाँ पर पता चलता है आपको कि रिलैक्स ब्रेन की क्या अहमियत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question is the number of values of alpha for which the system of equation x plus y plus z is equal to alpha, this and this are inconsistent। अच्छा, सबसे पहले तो जो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन की जो कंडीशन है वो आपके डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में आएगी। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो डिटर्मिनेंट होता है डेल्टा दैट इज इक्वल टू 0 इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। तो यहाँ पर 1 1 1 अल्फा 2 अल्फा 3 1 3 अल्फा 5, है ना। ये जो इसका जो मॉड आएगा, दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 1 इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 10 अल्फा - 9 अल्फा -1 × 5 अल्फा - 3 +1 × 3 अल्फा स्क्वायर - 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये होगा आपका अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पर -5 अल्फा + 3 +3 अल्फा स्क्वायर - 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा + 3 इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा + 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ये तो एक ही होनी चाहिए, 1, है ना। तो ये कंडीशन आपके यहाँ से अगर दो इस क्वाड्रेटिक आती है और क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स होते हैं इसके, तो फिर 2 वैल्यूज होती। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है डी। ये आपका क्वेश्चन इजी था, इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन में आएगा। इसको आप फटाफट सॉल्व करके भाग सकते हो आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे,
1 2 3 4 5 6 हो गए हैं, है ना। तो 7, मैं सारे क्वेश्चन शायद आज नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी कुछ क्वेरी का भी आंसर दिया था, कुछ जो बच्चे मुझसे पूछते हैं पहले। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। Question is, if the sum of the squares of the reciprocal of the roots alpha beta of the equation is 15, then this is equal to what? तो हमें गिवन क्या है, गिवन है कि 1 + 1/α² + 1/β² इज इक्वल टू 15, है ना। और हमें यहाँ से इस पर्टिकुलर इक्वेशन से क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 3 होता है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1/3 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको मैं, इस इक्वेशन को मैं और सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, α² + β² बाई अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 α β इज इक्वल टू 15 α β होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, दिस इज इक्वल टू λ² / 9 -2 * α β इज -1/3 is equal to 15 into alpha beta is 1/3 -1/3 which is 1/9 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो गया, λ² + 6/9 इज इक्वल टू 15 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, बाई 9, 9 9 कैंसिल कर दें आप, तो λ² इज इक्वल टू 9। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी +or -3 आ गई। यहाँ से इसको मैं नोट कर लेता हूँ। अब मुझे चाहिए 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, 6 इंटू α³ + β³ होल स्क्वायर। अब α³ + β³ का फॉर्मूला को पता होगा, a³ + b³ का, दिस इज इक्वल टू a + b होल क्यूब -3 α β इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। क्लियर। तो यहाँ पर इसको अगर जब जब डालेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा इज -λ/3, तो दिस इज -λ³ / 3³ हो गया, -3 इंटू अल्फा बीटा इज -1/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज -λ/, ये कैंसिल कर दो, तो ये कैंसिल कर दो। तो हुआ क्या आपके पास, -λ³ / 3³ -λ/3 आ गया ये तो। यानी कि -λ/3 अगर मैं निकालता हूँ बाहर, तो मेरे पास हो जाएगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो माइनस लेमडा मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं λ² माइनस लेमडा अपॉन λ² माइनस +9 अपॉन 3³ हो जाएगा ये, 3² 3³ इंटू 3², लेमडा लेमडा माइनस लेमडा λ² +9/3³। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, तो ये -λ/3³ इंटू λ² +9 हो गया, α³ + β³ की वैल्यू। अब लेकिन इसने पूछा क्या है कि हमसे 6 इंटू α³ + β³ का होल स्क्वायर पूछा है। तो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू λ³ / 3/6 इंटू λ² +9 होल स्क्वायर। सिक्स अपॉन 3 इंटू 9 इंटू 9 हो जाएगा ये,
थ्री स्क्वायर था, ये थ्री स्क्वायर हो गया इंटू 9 + 9 इज 18, 18 इंटू 18, और लेमडा स्क्वायर इज 9 इंटू लेमडा हो गया आपके पास, ये लेमडा बच गया 2, 9 2 ज़ा 18, ये 2 ज़ा 6 हो गया 24 लेमडा। वो मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है कि जब मैंने यहाँ पर इसका स्क्वायर लिया तो ये क्यूब नहीं स्क्वायर आएगा, नीचे तो सही किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर लेमडा हट जाएगा, तो यानी कि आपके पास टोटल हुआ ये 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल स्क्वायर की वैल्यू जो आई 2 to the 4, 12, 12 3 ज़ा 24, तो 24 इसका आंसर है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, मतलब ये आपका एक्चुअली में 7th क्वेश्चन होगा, देखा जाए तो ये 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, आपको मैं बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं इसके वीडियो के लिंक के नीचे डाल दूंगा, जिससे कि आप इसको देख पाओ, मतलब इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके मतलब सेम जो मैंने सॉल्व किया है इसको डाउनलोड करके आप देख लेना, और देख के उसको अपने हिसाब से सेव कर लेना, और जिससे कि आपके जो नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए ये यूजफुल हो, जो आपका जो नेक्स्ट जेईई मेन एग्जामिनेशन है। ये क्वेश्चंस आप देखते रहिए, डेली डेली क्वेश्चंस देखते रहिए, इनको सॉल्व करते रहिए खुद से, और इस चीज़ को मत भूलिए कि आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि क्वेश्चन को खुद देखना, वीडियो को पॉज करना, खुद सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्रॉस चेक करना जो मैंने सॉल्व किया। और अगर तब भी आपसे सॉल्व कोई आइडिया नहीं आ रहा, सपोज बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो आप, कोई आइडिया नहीं आ रहा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, तब आप वीडियो को अनपॉज करो और इसका सॉल्यूशन देखो। और अगर ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपने अपने मेथड से सॉल्व किया लेकिन आपका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो अपना सॉल्यूशन इमेज लेकर, मेरे जो नीचे जो 2 नंबर दिए हुए हैं उन पर, और वो मैं आपको आपका वे ऑफ वर्किंग देख के उसमें जो एरर है उसको बता दूंगा कि इसमें क्या एरर है और आप उस मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, और अगर उस मेथड में कोई मिस्टेक होगी तो वो भी मैं बता दूंगा। तो इस तरह से जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आप डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, और नेक्स्ट एग्जाम में आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, और मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए, अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करिए, और अच्छा परफॉर्म करिए दूसरे वाले एग्जाम में। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।